हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस, जिसमें हमने बायोलॉजी के पोर्शन को कवर कर लिया है और केमिस्ट्री का पोर्शन कवर कर लिया है। अब रनिंग में हमारा चल रहा है फिजिक्स का भी हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। और सेकंड चैप्टर का फिजिक्स का दूसरा पार्ट है अपना, जिसमें हमने मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया इस चैप्टर को डिस्कस किया था। तो मानव नेत्र से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपको पिछली क्लास में दी गई। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बात करते हैं अपन इस क्लास की। तो हमने इससे पिछली क्लास में मानव नेत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, और आज हमारे इससे आगे के क्वेश्चन है कुछ, उन क्वेश्चनों की हम आपसे बात करते हैं। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने से हमारे लाभ क्या हैं। कि भाई मनुष्य की यदि बात की जाए तो मनुष्य के दोनों जो नेत्र है ना, आंखें हैं, वो जस्ट सामने स्थित होती हैं। लेकिन अन्य जीव जंतुओं में बात की जाए तो दोनों आंखें साइडों में व्यवस्थित होती हैं। वो किसी भी सामने की जस्ट चीज पर फोकस नहीं कर सकते। जैसे जानवरों की बात की जाए तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनकी यदि आंखों को देखा जाए तो उनकी आंखें साइडों में फोकस रहती है, किसी सामने वाली वस्तु पर फोकस नहीं कर सकती। लेकिन मनुष्य की आंखें दोनों जो सामने की ओर हैं, वो सामने किसी भी एक वस्तु पर दोनों आंखें एक साथ फोकस कर सकती हैं। क्लियर बात? तो देखते हैं हम। तो इससे हमें त्रिविम छासकी मतलब 3D डायमेंशन, 3D में हमें लाभ मिलता है फोकस करने में आंखों से। दूसरा, इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। हम ज्यादा क्षेत्र को दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, इससे हम धुंधली चीजों को भी आसानी से देख पाते हैं, इसलिए सामने की ओर दोनों स्थित होते हैं हमारे आंखें। क्लियर बात? आगे की बात करते हैं। और अब हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है। देखो, इससे हमने पिछली क्लासों में या पिछले चैप्टर में हमने लेंस के बारे में पढ़ा, दर्पण के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा हमारा इस पार्ट के अंदर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के अंदर हमारा थोड़ा सा मैटर आ जाता है, किसका? प्रिज्म का। तो प्रिज्म से होता है भाई क्या? अपवर्तन वाली घटना। तो इस अपवर्तन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमें आगे याद रखनी है, जिससे कि हम आगे के क्वेश्चनों को बना सकेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं भाई। इसको डायग्राम में अभी शो नहीं किया गया है आपको। दूसरा, हमें इसमें याद रखना है क्या? प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को हम प्रिज्म कोण कह देते हैं। मान लो कोई प्रिज्म यदि ट्राइंगल शेप है, तो इन दोनों फलकों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हमने क्या नाम दे दिया है भाई? प्रिज्म कोण नाम दे दिया है। दूसरा आता है हमारा क्या? विचलन कोण। तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण, जिसको हमने पिछली क्लासों में भी डिस्कस कर लिया था, उनके बीच के कोण को हम क्या नाम दे देते हैं? यहाँ पर विचलन कोण दे देते हैं। इससे पहले की क्लासों में हम बात करें तो हमने लेंस से भी क्वेश्चन पढ़े थे। दूसरे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपसे किससे? दर्पण से भी। तो जो दर्पण से जो क्वेश्चनों को डिस्कस किया हमने, परावर्तन अपवर्तन कोण में भी पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण I और R हमने माने थे। लेकिन यहाँ पर हम उनको क्या बोल रहे हैं भाई? विचलन कोण बोल रहे हैं। क्लियर बात? तो विचलन कोण को आपको याद रखना है। दूसरी बात करते हैं क्या कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण को समझाइए भाई। तो इसके डायग्राम की तरफ अपन चलते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बात करेंगे कि भाई ये एक आपको कांच का प्रिज्म दे रखा है, ग्लास प्रिज्म दे रखा है, और इस ग्लास प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डाली जाती है, मतलब श्वेत प्रकाश डाला जाता है। श्वेत प्रकाश डाला जाता है। तो जैसे ही इस प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश को डाला जाता है, ये प्रिज्म के अंदर जो घटना है ना, वो हो रही है हमारी काय की? अपवर्तनी की घटना इसके अंदर हो रही है। तो ये जो श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश का सोर्स क्या है भाई? ये कहां से मिल रहा है हमें भाई? ये सूर्य से मिल रहा है। मान लिया हमने ये सूर्य का प्रकाश है जो कि हमें इस प्रिज्म की इस सतह पर डाला जा रहा है। तो जैसे ही इस प्रिज्म के ऊपर इस प्रकाश को डाला जाता है, इस प्रकाश प्रिज्म के अंदर
ये जो प्रकाश है ना अपने अवयवी 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है भाई। ये 7 रंगों के हमें नाम दे रखे हैं, इन 7 रंगों में बट जाता है। सबसे ऊपर की तरफ यदि हम बात करें तो हमें मिलता है कौन सा रंग, लाल रंग। और आधार की तरफ हमें जो रंग मिलता है ना वो मिलता है हमें कौन सा, बैगनी रंग भाई। ये बात याद रखना है, प्रिज्म के जो आधार की तरफ मिलता है ना इसे हम आधार कहें, तो आधार की तरफ जो रंग मिलता है हमें उसे हम क्या कहते हैं भाई, बैगनी रंग कहते हैं। इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो श्वेत प्रकाश था ना उसको इस प्रिज्म ने अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर दिया। इसी को हम बोलते हैं क्या, वर्ण विक्षेपण भाई। इसी का नाम है क्या, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या, किसी प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है भाई, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 7 रंगों में बढ़ गए। ये 7 रंग हमें क्रम से याद रखने हैं भाई, और इनको क्रम से याद रखने के लिए हम याद कर सकते हैं क्या, बे, जा, नी, है, टी, ना, ला। यस, इससे हम याद रख सकते हैं। सबसे आधार की योग वैसे बैगनी, दूसरा जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये रहा बैगनी। बैगनी के बाद क्या, इंडिगो यानी जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी और उसके बाद क्या है, रेड। तो रेड रंग जो मिलता है ना वो हमें आधार की तरफ, आधार से ऊपर की ओर मिलता है, और बैगनी रंग हमें जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, नीचे की तरफ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बैगनी रंग है ना उसका विचलन जो है ना सबसे ज्यादा होता है, विचलन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर बात। और लाल रंग जो है ना हमारा, उसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। विचलन कम होने का मतलब यह है कि वातावरण में ये लाल रंग जो है ना वो अवशोषित नहीं होता है, और हम इसको बहुत दूर से देख सकते हैं। क्लियर बात। तो बात करते हैं पिछले इस स्लाइड में। तो देखो ये दे रखा था हमें क्या कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण समझाइए कि भाई सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है, और ये 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस बैंड को, स्पेक्ट्रम को, इस वर्णक्रम को ही हम क्या कहते हैं, वर्णक्रम कह देते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को हम ही क्या कह देते हैं भाई, विक्षेपण कह देते हैं। ये जो उसको लाल, हरा, पीला, नारंगी, नीला जो रंग का एक पैटर्न मिल रहा है हमें, स्पेक्ट्रम जो रंगों का मिल रहा है, उसी स्पेक्ट्रम को हम नाम दे देते हैं क्या, विक्षेपण की घटना। क्लियर बात। तो ये था हमारा क्या, विक्षेपण। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, इंद्रधनुष से रेनबो जो है ना, इंद्रधनुष बरसात के बाद बनता है, वर्षा होने के जस्ट बाद। तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल की जो सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का क्या होता है भाई, परिक्षेपण, वर्ण विक्षेपण होता है, उससे हमें प्राप्त होता है। और इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है भाई। इस बात को याद रखना है कि रेनबो जो बनता है ना वो सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। क्लियर बात। और अगली स्लाइड में चल के हम देखते हैं, ये हमें आप एक रेनबो का डायग्राम दे रखा है जिसमें हमारी ये सनलाइट आ रही है, ये बादलों से पानी की बूंद गिरने वाली है। जैसे ही पानी की बूंद यहाँ गिरने वाली है, सनलाइट यहाँ आई, इससे हो गया प्रकाश का क्या, अपवर्तन भाई। अपवर्तन हुआ, इससे प्रकाश टकराया, टकराकर इससे परावर्तित हुआ, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक जी आ रहा है भाई सूर्य का प्रकाश। और इस तरफ हमें फिर इसका रेनबो का एक डायग्राम बनता हुआ दिखाई देता है, पैटर्न दिखाई देता है। जैसा कि हमने प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना पढ़ी है, सेम टू सेम वही हमें रेनबो के रूप में भी मिलती है, जिसे हम इंद्रधनुष कह देते हैं। प्रकाश के जो श्वेत रंग है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। हम कहें कि जो पानी की जो एक बूंद है ना, पानी बादलों के अंदर जो पानी की जो बूंद है, इधर से प्रकाश की किरणें जो जा रही हैं, बूंदों के अंदर जो है ना प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन होता है, उससे हमें जो प्रकाश का जो है ना रंग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है भाई। प्रकाश कितने रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों। तो पानी की एक जो बूंद है ना वो काम करती है हमारी काय की, एक प्रिज्म का काम करती है भाई, और ये अपनी अवयवी 7 रंगों में पानी को विभक्त कर देती है। तो ये तरीका है हमारा क्या, रेनबो का, जिसमें रेनबो के अंदर यदि हमें देखा जाए तो रेनबो के अंदर जो बाहर की तरफ जो रंग बनता है ना वो हमारा कौन सा है भाई, लाल रंग है। और अंदर की तरफ, आधार की तरफ जो रंग है वो हमारा कौन सा है, बैगनी रंग है।
क्लियर बात। तो वही कहानी सेम टू सेम हमारी किसकी थी, रेनबो की थी। दूसरी बात करें कि जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। भाई जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती है ना, वो हमारी काय का काम करती है, एक प्रिज्म का काम करती हैं। और सूर्य से आने वाला प्रकाश यानी जिसे हम कहेंगे आपतित प्रकाश, कि ये बूंदें उस प्रकाश को क्या कर देती हैं, अपवर्तित कर देती हैं तथा विक्षेपित कर देती हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि आंतरिक परावर्तित, मतलब पानी के अंदर पहुंची है, पानी के अंदर पानी की बूंद के अंदर सूर्य का प्रकाश पहुंचा है, और अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः वापस क्या होता है, फिर से अपवर्तित होता है, और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण क्रम हमें नेत्रों तक दिखाई देते हैं, और इसी वर्ण क्रम को हम नाम दे देते हैं क्या भाई, इंद्रधनुष। एक बात याद रखना, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, और हर हमेशा भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा। कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं जिस समय पर ही क्या बनता है भाई, इंद्रधनुष बनता है। उसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। क्लियर बात। आगे दे रखा है क्या कि किसी प्रेम से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुके होते हैं, और लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी बैगनी रंग की यदि हम बात करें तो बैगनी रंग का विचलन यानी झुकना या विचलन सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। क्लियर। ये भी हमारी उस स्लाइड में बात हो चुकी थी। क्लियर। अब आते हैं अपने क्या, न्यूटन भाई साहब। न्यूटन भाई साहब ने क्या बताया हमें, आइजैक न्यूटन भाई साहब ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। भाई साहब किसने, न्यूटन साहब ने ही सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कांच के प्रिज्म का क्या किया था, उपयोग। और एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया था, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों में नहीं मिल पाए। जी भाई थोड़ी सी नॉलेज हमें जानकारी दे रखी थी किसके बारे में। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्हें ये सफलता नहीं मिली तो उन्होंने दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टा रख दिया, भाई उल्टी स्थिति में रख दिया, और उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण का पुनः प्रिज्म निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। भाई ये वाली बात भी उन्हीं के द्वारा बताई गई कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, भाई 7 रंग होते हैं। तो ये न्यूटन की थोड़ी सी नॉलेज दे रखी थी हमें, तो हमें इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना है। क्लियर बात। आगे बात आती है हमारी वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। हमारे वायुमंडल में भी क्या हो रहा है भाई, अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का, और इस अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। भाई वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो प्रकाश वायुमंडल के अंदर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, धूल मिट्टी गैसों के जो कण पाए जाते हैं, उनसे भी सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन अपवर्तन होता है। इसी को हम बोल देते हैं क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय इस अपवर्तन के कारण क्या होता है भाई, ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हमें इस वायुमंडल का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमारे स्टार जो है ना, तारे जो है ना, वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि जब तारों से चलकर जो प्रकाश आएगा हमारी आंखों तक जब वो पहुंचेगा, तो हमारे वातावरण में, वायुमंडल में पाए जाने वाले छोटे छोटे कणों से सूर्य के प्रकाश का क्या होता रहता है, परावर्तन अपवर्तन होता रहता है। दूसरी बात करें कि माध्यम का घनत्व भी बदलता रहता है, जिससे अपवर्तनांक भी कम ज्यादा होता रहता है, तो प्रकाश हमें झिलमिलाता हुआ या टिमटिमाता हुआ नजर आता है। इसलिए हम कह देते हैं कि तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात करें कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त भी हमें कैसा दिखाई देता है। देखो अग्रिम सूर्योदय मतलब विलंबित सूर्योदय का मतलब यह है कि सूर्य उदय होने से पहले हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई दे जाता है, और सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई देता रहता है। ये भी इसी के कारण है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दूसरा कि तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। तारे मान लो इतनी दूरी पर है नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा दूरी पर हमें प्रतीत होती है, वो भी यही वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आवास स्थिति का परिवर्तित होना। भाई जब हम गर्मियों में अक्सर हमने देखा होगा कि हमें कोई वस्तु को देखना होता है तो वो वस्तु की आकृति हमें कहीं और दिखती है, तो ये भी सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जिसको अपन रेगिस्तान की मृगमरीचिका भी कहते हैं। क्लियर। इसके बारे में और भी क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करेंगे, मृगमरीचिका क्या होती है हमारी। तो बात करते हैं देखो वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद
कहानी आती है अपनी तारों का टिमटिमाना, यही हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन को भी जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। क्या था कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से हमसे पूछा जाता है कि भाई दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। मान लो कोई एक स्टार दे रखा है, हमें एक प्रकाश का एक बिंदु स्रोत की तरह दिखाई देता है, क्योंकि तारे इस पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। मान लो ये पृथ्वी है अपनी, और इस पृथ्वी से तारे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं। सूर्य तो हमारा नजदीक का तारा है भाई, इस सूर्य से भी ज्यादा दूर हमारा क्या है, ये स्टार है भाई। तारे स्थित होते हैं हमसे, ठीक है। तो सूर्य से चल के आने वाला प्रकाश जल्दी हमारे पास पहुंच जाएगा, और इसको यहां से चलकर आने वाला प्रकाश जो होगा ना, उसको माध्यमों में से गुजरना पड़ेगा, अलग अलग माध्यमों में से, ठीक है ना। अतः तारे की आवासीय स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी भी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला भी प्रतीत होता है, जो कि हमें टिमटिमाहट का आभास प्रदान करता है। इसलिए तारे की हमें वास्तविक स्थिति नजर नहीं आती है। तो ये था वजह क्या, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दूसरा आता है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, जिसकी घटना हमने अभी जस्ट चर्चा की थी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक भी दिखाई देता है। मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है, अग्रिम सूर्योदय का मतलब ये है कि सूर्य उदय नहीं हुआ है उससे पहले ही हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई दे जाता है, और सूर्य अस्त हो गया है उसके बाद भी हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई दे जाता है। इसको कहते हैं हम अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। क्लियर बात। ये भी हमारा किसकी वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है, जिससे हमें उसका प्रकाश मिलता रहता है लेकिन सूर्य अस्त हो जाता है। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा क्या, कि तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। तो ये भी चर्चा भी हमारी जस्ट इस स्लाइड में पिछली में हुई थी कि तारे हमें रियल स्थिति में दिखाई नहीं देते हैं, तारों की वास्तविक स्थिति कुछ और होती है, लेकिन हमें तारे झिलमिलाते हुए टिमटिमाती हुए जो नजर आते हैं। तो हम बात करें कि उनकी रियल स्थिति जो है ना वो क्या है। फिर तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देना एक क्यों प्रतीत होता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर क्या होता रहता है भाई, अपवर्तित होता रहता है। क्यों, क्योंकि तारे से चलकर आने वाला जो प्रकाश है वो प्रकाश इस माध्यम से जब चल के आएगा पृथ्वी तक, तो इसको कईयों प्रकार के माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। इस बीच में प्रकाश कभी अपवर्तित भी हो रहा है, बार बार परावर्तन अपवर्तन परावर्तन अपवर्तन, और पृथ्वी तक चल के प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है। क्लियर। तो वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तन होता हो। क्यों, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका रहता है, अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है भाई। हम ये कहानी हमें तारों से रिलेटेड दे रखी थी। क्लियर बात। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आवासीय स्थिति का परिवर्तित होना। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन गया है। तो ये क्या है भाई, कि गर्म वायु यदि कहीं दे रखी है या आग के तुरंत ऊपर की वायु जो होती है ना, वो वायु की तुलना में अधिक गर्म होती है भाई, ठीक है ना। आग के जस्ट ऊपर की जो हवा है वो अपनी इस वायुमंडल में जो हवा है उसकी तुलना में कैसी होती है भाई, अधिक गर्म होती है। तो गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है भाई। गर्म वायु और ठंडी वायु में सघन कौन होगा भाई, तो सघन होगा कौन, ठंडी वायु। और गर्म वायु क्या हो जाती है, कम सघन हो जाती है। तो इसका अपवर्तनांक जो है ना वो ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा सा क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपवर्तक माध्यम जो है ना या वायु जो है ना की भौतिक अवस्थाएं क्या नहीं होती हैं, स्थिर नहीं होती हैं भाई। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की जो है ना आवासीय स्थिति परिवर्तित होती रहती है। क्लियर बात। उसके बाद हमें दे रखा है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन।
और प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, प्रकाश के प्रिज्म से जो बर्ण विक्षेपण की जो घटना हो रही थी, उस बर्ण विक्षेपण की घटना में जो लाल रंग है ना वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है और जो बैगनी रंग है ना वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। प्रकाश का क्या होना भाई? फैलना। यदि कोई रंग, प्रकाश का कोई रंग है ना वो ज्यादा मात्रा में फैल जाता है वातावरण में, तो वातावरण उसको, वायुमंडल उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है उस रंग को। ठीक है। और जो रंग वातावरण में कम फैलता है, कम प्रकीर्णित होता है, वो रंग ज्यादा दूर तक चल के जाता है। इसलिए हमने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल वगैरह हैं, जो भी कोई हमें सिग्नल देने के लिए जिस रंग का उपयोग करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हम लाल रंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग हम बहुत ज्यादा दूर से देख सकते हैं और उसका विचलन सबसे कम होता है, वो वातावरण में अवशोषित भी सबसे कम होता है, फैलता भी कम है। क्लियर बात? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कि टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है? कि जब कोई प्रकाश की किरण पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदों से गुजरती है। जैसे मान लो ये कोई पात्र दे रखा है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें चल के आ रही हैं भाई, ये प्रकाश की किरणें चल के आ रही हैं, तो ये जो माध्यम है ना, हमें इसके अंदर हमें थोड़े थोड़े से कण चमकीले दिखाई देंगे भाई। यदि कहीं से आ रहा है, रोशनी इसमें डाली जाए, इसके अंदर कोई कुछ मटेरियल भरा हुआ है, इसके अंदर टॉर्च से यदि प्रकाश डाला जाए, तो इसके अंदर के जो कण है ना हमें चमकीले दिखाई देते हैं, उनका मार्ग दिखाई देने लगता है, चमकने लगता है। इसी को कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के विकिरण की परिघटना को ही हम क्या कह देते हैं भाई? टिंडल प्रभाव कह देते हैं। और इन कणों को हम नाम दे देते हैं क्या? कोलाइडी कण। तो अक्सर हमने देखा होगा कि यदि मान लो किसी कमरे के अंदर कहीं से सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर रहा है, तो सूर्य के प्रकाश जहां से चल के आ रहा है ना, उसके अंदर छोटे छोटे कण हमें गति करते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना को ही हम क्या नाम दे देते हैं भाई? टिंडल प्रभाव नाम दे देते हैं। क्लियर? इसके उदाहरण की यदि बात करें कि जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है, तो हम टिंडल प्रभाव उसको देख सकते हैं। वहां पर हमें जो छोटे छोटे कण है ना, उसमें क्लियरली गति करते हुए हमें नजर आते हैं। या जब किसी घने जंगल की बात की जाए, तो उसकी वो शाखाएं जो होती है ना, उनके बीच में से सूर्य का प्रकाश जब गुजरता है, तो वहां पर भी टिंडल प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उस प्रकाश के अंदर हमें छोटे छोटे कण गति करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब प्रकाश उनसे टकराएगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा। इस वजह से हमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण है ना, वो गतिमान दिखाई देते हैं। गतिमान तो पहले से भी हैं, लेकिन उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसकी वजह से वो हमें चमकदार या गतिमान और चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी टिंडल प्रभाव वाली कहानी अपनी। आगे एक व्यक्ति का और नियम दे रखा है, नॉलेज के लिए थोड़ा सा याद रख सकते हो, 10th क्लास। आगे हायर क्लासों में फिर हम इनको और ज्यादा डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हमारे फिजिक्स के यदि पोर्शन की कुछ बातें की जाए, तो इसमें सिर्फ हमें 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए, तो उतना ही एनसीईआरटी का सिलेबस अभी दे रखा है। इससे ज्यादा डिटेल हम हमारी 11th क्लास है, 12th क्लास है और हायर क्लासों में जैसे ही हम पहुंचेंगे, वहां इनका और ज्यादा डिटेल मटेरियल हमें मिलेगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं, एक रेलेव का नियम दे रखा है, जिसमें प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा जो हमें दे रखी है a बराबर 1/, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। इसकी घात कितना दे रखा है? 4। इस लैम्डा को हमने बोला है कि प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य भाई, इसको बोला गया है प्रकाश के किरण की तरंग दैर्घ्य। और प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन किस पर निर्भर करता है, इसमें बताया गया थोड़ा सा कि प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णक्रम प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। कि प्रकाश कि जो कण प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते हैं उन पर निर्भर करता है। जैसे दे रखा है हमें आगे कि अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कौन से प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं भाई, या कौन से प्रकाश को सबसे ज्यादा फैलाते हैं? तो वो है हमारा कौन सा? नीले प्रकाश को सबसे ज्यादा फैलाते हैं। बड़े आकार के जो कण होते हैं ना, वो अधिक तरंग के दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है, तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। तो प्रकाश की कंडीशन पर दे रखा है कि छोटे छोटे सूक्ष्म कण जो होते हैं ना, उन कणों में यदि छोटे कणों की बात की जाए, उनसे यदि प्रकाश टकराया जाए, तो प्रकाश नीले रंग का हमें दिखाई देगा। और यदि बड़े बड़े कणों से भी सूर्य प्रकाश यदि हमें टकराए, तो प्रकाश हमें श्वेत भी वापस दिखाई दे सकता है। ठीक है बात?
तो ये थोड़ा सा बताया गया था इस नियम के अंदर। दूसरा हमसे बोला गया है कि भाई ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। भाई ग्रहों की यदि बात की जाए, देखो ग्रह क्यों टिमटिमाते नहीं है, लेकिन तारा टिमटिमाता है, सूर्य टिमटिमाता है, ये क्या है भाई? तो देखो पहली बात तो बात करें हम सबसे पहले तारों की, तो तार सूर्य भी भाई एक तारा है। पहले इस बात को भी क्लियरली सब लोग याद रखें कि सूर्य भी हमारा तारा है और पृथ्वी के नजदीक का तारा है, इसलिए हम इसको पास से देख सकते हैं, पृथ्वी के नजदीक है। इससे भी बहुत ज्यादा दूरी पर कई अनगिनत तारे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। हमारी पृथ्वी के भी चारों तरफ जो हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हम हमारी जो पृथ्वी है, हमारा सौरमंडल है, उसके अंदर भी कई अनगिनत तारे हैं। तो उन तारों में से सबसे नजदीक का तारा पृथ्वी के आसपास कौन सा है? सूर्य, जिसको हम तारा कहते हैं। तो सूर्य और तारे बात एक ही है, तारे की बात करें या सूर्य की बात करें, एक ही कहानी है। तो भाई सूर्य जो है ना या तारा जो है ना, वो अपनी स्वयं के प्रकाश से चमकता है। सूर्य और तारों की यदि बात की जाए तो इनका निर्माण गैसों से हुआ है। तो इन गैसों की वजह से ये बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर दो घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे कि सबसे पहली बात करें हम, तो सबसे पहली घटना यहाँ पे नाभिकीय विखंडन की घटना हो रही है और दूसरी यहाँ पर नाभिकीय संलयन की भी घटना हो रही है। इन दोनों अभिक्रियाओं को होने की वजह से इन तारों पर या सूर्य पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। इसलिए इन्हीं ऊर्जा का स्रोत के रूप में हमें पृथ्वी पर ऊर्जा मिलती है और सारे काम हम हमारे सूर्य की ऊर्जा से ही करते हैं। क्लियर बात? तो अब बात की जाए किसकी? ग्रह की। तो ये तो हो गया कि सूर्य और तारे की बात की जाए तो इनका खुद का प्रकाश होता है। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। बात करें ग्रह क्यों फिर ऐसे हैं? तो ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं है भाई। ग्रह जो है ना, जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है, बुध है, शुक्र है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब भी तो हमें कैसे दिखाई देती हैं? चमकदार दिखाई देती हैं। चंद्रमा उपग्रह है, वो भी हमें चमकदार दिखाई देता है। कहते हैं कि रात को चंद्रमा का प्रकाश है। भाई चंद्रमा का प्रकाश नहीं है वो भाई, चंद्रमा तो खुद मिट्टी का और इसका धूल मिट्टी कंकड़ पत्थरों से ही बना हुआ है। तो बात की जाए तो फिर ये चमकदार किससे दिखाई देती हैं? चमकदार दिखाई देती हैं ये सूर्य के प्रकाश की वजह से। जब इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो ये सूर्य के प्रकाश को क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं, और वो सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी तक, हमारी आंखों तक आता है। इसलिए हमें ये अन्य ग्रह हैं और उपग्रह हैं वो कैसे दिखाई देती हैं? चमकदार दिखाई देती हैं। एक बात याद रखना है, ग्रहों के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, ग्रह के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये तो सिर्फ किसके प्रकाश की वजह से चमकते हैं भाई? सूर्य के प्रकाश की वजह से। और तारों की बात की जाए, तारा बोलो या फिर सूर्य बोलो, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो भाई इनका स्वयं का प्रकाश होता है। इनके पास खुद का स्वयं का प्रकाश होता है और इस प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हो रही होती हैं, जिनको हम एक को बोल देते हैं नाभिकीय विखंडन और एक को हम बोल देते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं जहाँ पर हो रही होती हैं, इस वजह से हमें तारे और सूर्य कैसे दिखाई देते हैं भाई? चमकदार, या ये सूर्य का प्रकाश उत्पन्न करते हैं ऊर्जा। देखो तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं, एक वजह तो ये है देखो, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना भी जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तित प्रकाश की मात्रा के मान की क्या होगी? शून्य, जिस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं है। देखो बात की जाए इसके अंदर जो स्लाइड में जो दे रखा है उसकी बात की जाए और हमने अभी जो चर्चा की, तो आप बिल्कुल याद रख सकते हो इस लाइन को भाई, कि ग्रहों के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें चमकदार दिखाई देते हैं, और तारे जो होते हैं ना, इनके पास खुद का प्रकाश होता है। जब इतनी दूर से प्रकाश चल के आता है तो माध्यम का घनत्व तो कम ज्यादा होने की वजह से जो चलकर आने वाला जो प्रकाश होता है ना, वो हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देता है। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और ग्रह नहीं देते हैं। क्लियर बात? दूसरा क्वेश्चन हमारा बीच में ही चर्चा हुई थी कि खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, खतरे का जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का क्यों ही बनाया जाता है? तो इसके पीछे वजह यही थी क्या, कि हम लाल रंग को बहुत ज्यादा दूर से आसानी से देख सकते हैं। इस रंग का वातावरण में अवशोषण नहीं होता है। इस
लिए जो खतरे का सिग्नल है और भी कोई जो सिग्नल है ना वो देने के लिए जो बनाई जाती है ना वो किस रंग के बनाई जाती है, लाल रंग के। क्लियर बात। तो खतरे का सिग्नल या संकेत देने के लिए प्रकाश के लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं में से भी सबसे कम प्रकीर्णित होता है, सबसे कम फैलता है। प्रकीर्णन मतलब होता है कम वातावरण में फैलता है। इसको हम ऐसे याद रखें कि कम फैलता है, वातावरण में बहुत कम फैलता है, इसलिए इसे बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। और हम इसलिए जो संकेत हैं, जो सिग्नल हैं, वो देने के लिए किस रंग का उपयोग करते हैं? लाल रंग का उपयोग करते हैं। क्लियर बात। तो ये थी आज की क्लास, अपनी सेकंड क्लास, जिसमें हमने प्रिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ग्रहों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तारों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को क्या किया था? डिस्कस किया था। इसमें हमने इंद्रधनुष से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। तो बात कर रहे हैं, देखो हमारी जो सीरीज जो चल रही है क्लास 10th फिजिक्स की, जिसमें हमने एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग एमपी बोर्ड को सिलेबस को क्या करने की कोशिश की है, कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोग सभी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, हमारी फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो अभी आपका चल रहा है, जिसकी हमारी सेकंड क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और जिसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक हमारा, क्या एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से ये आंख का जो डायग्राम जो दे रखा है हमें, आंख का डायग्राम, मानव नेत्र का चित्र, इसको भाई सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इसके करीबन 5 या 6 नामों को याद रखें। इसके अंदर लेंस जो पाया जाता है और कौन कौन से इसके भाग होते हैं, जो हमारी पहली क्लास में इसकी आपसे चर्चा हो चुकी है। दूसरा, आप इस डायग्राम को भी बना सकते हो, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसको और आसानी से इसका डायग्राम आप प्रैक्टिस करो। एग्जाम में पूछा भी जाता है मानव नेत्र। कुछ और भी डायग्राम है जिनकी चर्चा हम आगे आने वाली क्लासों में करेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स के इस पोर्शन को कंप्लीट कर लें और साथ में आपको आगे एक सीरीज और मिलने वाली है एग्जाम में, जो ऑब्जेक्टिव मटेरियल जो आपका पूछा जा रहा है कि किससे कितना ऑब्जेक्टिव मटेरियल पूछा जाएगा आपको, जिसकी ओटियां हैं, अलग अलग चैप्टरों की ओटियां आपको मिलने वाली हैं, खाली स्थान आपको मिलने वाले हैं, जोड़ियां आपको मिलने वाली हैं, ट्रू फॉल्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन चीजों को प्रैक्टिस करो। जैसे ही हम फिजिक्स के इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे, वैसे ही आपको सारे सब्जेक्टों की, चाहे वो केमिस्ट्री का पोर्शन हो, चाहे वो बायो का पोर्शन हो, चाहे वो फिजिक्स का पोर्शन हो, हम सारी ओटी यहाँ आपको डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।